नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आई होप कि कल की वीडियो आपने देखी होगी जिसमें मैंने इंडियन पॉलिटी के बारे में आपको बताया था कि एचपीयू के एमए एंट्रांस जो पॉलिटिकल साइंस में आप लोग देने वाले हैं उसके लिए इंडियन पॉलिटी के कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए। तो जो हमारा पहला टॉपिक मैंने बताया था वो था आपका संविधान की उद्देशिका। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना थी। संविधान में प्रस्तावना आप देख सकते हैं। ठीक है, आपकी स्क्रीन के सामने है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी जो भी है आप पढ़ लीजिएगा। यार मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। क्या है मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप प्रस्तावना को पूरा पूरा याद कीजिए। प्रस्तावना को क्या करना है आपको याद करना है यार, मतलब ऐसे ना चुटकियों में आपको प्रस्तावना आनी चाहिए। ये क्यों मैं कह रहा हूँ ये अभी आपको पता नहीं लगेगा, पर जब आप थोड़ा मतलब थोड़े टाइम बाद आपको रियलाइज हो जाएगा कि ऐसा क्यों है, क्यों आपको प्रस्तावना जो है इतनी डीपली पढ़नी चाहिए। बाकी और इंस्टीट्यूट में आप अगर जाते होंगे तो आपने देखा होगा प्रस्तावना को खत्म किया जाता है 5 मिनट। क्या कि प्रस्तावना में क्या था भाई साहब, 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा संशोधन हुआ, 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता, खत्म। खत्म कहानी। पर हम क्या कर रहे हैं यार, छोटे मोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं। हम स्पेसिफिकली एक डोमेन की तैयारी कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस में हमने क्या किया, अंडर ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन हम क्या कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल साइंस को एक कुल मिलाकर हम क्या कर रहे हैं फ्यूचर के लिए अपने में समाहित करने वाले। तो प्रस्तावना को याद कर लीजिएगा। चलिए अब मैंने बहुत बोल दिया। अब बात करते हैं टॉपिक के ऊपर, सीधा आते हैं। आज का टॉपिक हमारा है प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। राइटिंग का बहुत सारा इशू होगा, इसको मैनेज कर लीजिएगा। प्रस्तावना कहते किसे हैं, पेपर में तो नहीं आएगा, लेकिन ऐसे ही याद रखिएगा कि प्रस्तावना क्या होती है, संविधान के लिए एक भूमिका, या आप कह सकते हैं आमुख की तरह होती है, जिसमें संविधान के उद्देश्यों, संविधान के आदर्शों, शासन प्रणाली, मतलब उस देश में किस तरह की शासन प्रणाली है, या फिर शासन प्रणाली का कौन सा स्वरूप है, और संविधान के लागू होने की तिथि, ये सारी इन सब का ज्ञान हमें कहाँ से होता है, प्रस्तावना से होता है। और एक चीज प्रस्तावना के बारे में हमेशा याद रखिएगा, प्रस्तावना हमेशा सॉरी, लिखित संविधान का क्या होती है, विशेषता होती है। प्रस्तावना लिखित संविधान की विशेषता होती है। और सबसे पहले यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया था, प्रस्तावना को अपनाया गया था। और आपको पता ही है कि सॉरी, माफी चाहूंगा, अमेरिका के संविधान को क्या है, सबसे पहले लिखित संविधान का दर्जा प्राप्त है। फिर एक और चीज आती है, आपने गौर नहीं की होगी लेकिन मैंने गौर की है, मैंने पकड़ा है और उसका निष्कर्ष निकाला है कि प्रस्तावना को इंग्लिश में कहते हैं प्रियम्बल। PREAMBLE। अब आप बोलोगे यार भाई साहब ये कैसी चीज है, ये तो हम भी पकड़ते हैं, सब पकड़ते हैं। तो संविधान में जो इसके लिए वर्ड यूज किया गया है वो किया गया है उद्देशिका। इंग्लिश में तो प्रियम्बल, लेकिन हिंदी में उद्देशिका। ऐसा क्यों? बाकी जितनी भी बोलचाल की भाषा है, बोलचाल की भाषा में हम प्रस्तावना कहते हैं, प्रस्तावना प्रस्तावना प्रस्तावना, हाँ भाई प्रस्तावना से क्वेश्चन आया था, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन उद्देशिका शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों यूज किया गया? सीधी सी बात है, सीधी बात, नो बकवास। चले जाइए 13 दिसंबर 1946, सब कुछ याद आ रहा होगा अगर पढ़ा होगा। 1946, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं। और 22 जनवरी 1947 को ये एक्सेप्ट हो जाता है और इसी का परिवर्तित रूप आपके आगे प्रस्तावना बनती है। इस प्रस्ताव मतलब जो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया है, इसकी याद में, या जो पंडित जवाहरलाल नेहरू को सम्मान देने के उद्देश्य से प्रस्तावना, उद्देश्य प्रस्ताव को बदल कर क्या किया गया, उद्देश्य का वर्ड यूज किया गया संविधान में। नेहरू के सम्मान की खातिर आप कह सकते हो उद्देश्य का वर्ड यूज किया गया। ठीक है, बाकी इसमें और चीज क्या याद रखने लायक है? चलिए ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलियाई है यार। ठीक है, इसको पॉइंट टू बी नोटेड यूर ऑनर। ठीक है, फिर मैं बता दूं कि जब आप प्रस्तावना पढ़ते हैं
पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, इट्स टोटली अप टू यू। इसको आप 3 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़िएगा। चलिए थोड़ा सा यार बहुत थोड़ा सा क्या यहाँ पे बहुत टेढ़ा हो रहा है, नोटपैड पे लिख रहा हूँ, पहली बार नोटपैड पे लिख रहा हूँ, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेरे लिए हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करके बांटिएगा। सत्ता का स्रोत वो है भारत की जनता, ठीक है। फिर स्वरूप के बारे में, सत्ता का स्वरूप प्रस्तावना पढ़ेंगे, जान जाएंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये क्या है, स्वरूप है। मतलब नहीं, ये चीजें याद रखने लायक नहीं है यार, ये थोड़ा समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, है ना। फिर तीसरी चीज रखिएगा आप, उद्देश्य। उद्देश्य में शामिल कीजिएगा न्याय, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, एकता और अखंडता, ठीक है। अगली बार यार सीधा लिखूंगा यार, बहुत टेढ़ा हो गया। ये चीजें मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ यार। फिर यहीं से जैसे आलोचनाएं भी बड़ी की गई हैं प्रस्तावना की। आई होप दोस्त ना ये चीजें आप लोगों के लिए नहीं है, इतना तो मतलब मैं श्योर हूँ यार, मैं 99% श्योर हूँ। 100% तो नहीं हो सकता, लेकिन 99% में श्योर हूँ कि जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो चीजें आप लोगों के लिए नहीं है, चाहे आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, चाहे आप दुर्गादास बासु पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर इसी से प्रस्तावना में आपको पता लगेगा कि ये पॉइंट कहाँ से आया, लेकिन आप याद रखिएगा कि ये एक थे रूसो, इन्होंने पुस्तक लिखी है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, हम इनको पढ़ेंगे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता, ये पुस्तक इन्होंने लिखी। इसमें इन्होंने लोक प्रभुत्व के बारे में कहा, लोक प्रभुत्व के बारे में कहा, क्या कहा इन्होंने, कहा वॉक्स पॉप्यूली वॉक्स गॉड, सॉरी, जनता की वाणी ईश्वर की वाणी। मतलब कि जो जनता की वाणी है वो ईश्वर की वाणी है। क्वेश्चन आ सकता है कि जनता की वाणी ईश्वर की वाणी है किसने कहा, तो ऑप्शन नंबर बी पे रूसो होगा, रूसो को टिक लगा के आ जाइएगा। फिर यहीं पे कॉपी पेन लेके बैठ जाना यार, अगर बैठ सकते हो। तो एक भाई साहब है हमारे, विंस्टन चर्चिल, ये चीजें नहीं बताएगा कोई यार, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, ब्राह्मणों की सभा का, किसको, संविधान सभा को, ठीक है। चलिए फिर एक आते हैं हमारे, ये पॉइंट टू बी नोटेड माइंड, ये जरूरी है यार। ऐसे लिखेंगे वियर, कैसे लिखेंगे, एसी वियर, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि भारतीय संविधान में जो कह रहे हो आप ना कि जनता सर्वोच्च है, जनता सर्वोच्च है, उसे कहते हैं हम पॉपुलर सोवर्निटी, लोक प्रभुत्ता, वो क्या है, एक भ्रम है। भारत के संविधान में लोक प्रभुत्ता एक भ्रम है, किसने कहा, ये कहा केसी वियर ने। तो केसी वियर का ये मत तो भाई साहब गलत है। गलत क्यों है, इसके ऊपर मतलब डीपली 10-15 मिनट का तो मतलब लेक्चर चलेगा ही चलेगा, ठीक है। पर हम इतना लंबा लेक्चर नहीं चलाएंगे, हम आगे आ जाएंगे सीधा ही, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। फिर आपको पता ही होगा कि संप्रभुता, प्रभुसत्ता किसे कहते हैं, गणराज्य किसे कहते हैं, समाजवाद किसे कहते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ के रखी है। तो एक और यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये केस का नाम लिखेगा आप, डीएस नकारा बनाम भारत संघ। यार गलत ने बोला ना यार, नोटपैड पे मैं पहली बार लिख रहा हूँ। डीएस नकारा बनाम भारत संघ, केस हुआ एक वाद, जैसे केशवानंद भारती मामला हुआ वैसे ये था, डीएस नकारा बनाम भारत संघ। ये 1982 को आपका हुआ था, डेट याद रख लीजिएगा चाहे। इसमें जो है भारतीय समाजवाद की परिभाषा दी गई थी। देखना 3-4 दिन के बाद भाई साहब मेरी राइटिंग कैसे हो जाएगी, आदत पड़ जाएगी ना लिखने को। भारतीय समाज के बाद के बारे में इन्होंने कहा कि जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना क्या है, भारतीय समाजवाद है। क्या है, अरे, जन्म से लेकर मृत्यु तक सुरक्षा, ये चीज याद रख लीजिए। कौन सा केस, डीएस नकारा बनाम भारत संघ
कब हुआ? 1982 को। भारतीय समाजवाद के बारे में क्या कहा गया कि जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना भारतीय समाजवाद का उद्देश्य है। और इंग्लिश में कहेंगे तो सिक्योरिटी फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे हो गया। फिर पंथ निरपेक्ष आपको पता है। चलिए, संप्रभुता समाजवाद के बारे में बता दिया। गणराज्य वो हुआ जिसका जो अध्यक्ष होता है ना, वो उसे हम क्या करते हैं, मतदान द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। अब आगे आते हैं, एक है हमारे मुंशी। ठीक है, मुंशी। मुंशी से पहले आ जाते हैं हम न्याय के ऊपर। जैसे आप पढ़ोगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना, तो इसमें तीन न्याय दिए गए हैं: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये तीन प्रकार के न्याय दिए गए हैं। कितने? तीन हो गए। स्वतंत्रता की बात करें तो स्वतंत्रता कितनी दी गई है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, पांच प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। जब प्रस्तावना पढ़ोगे आपको भी याद हो जाएगा। ये पांच प्रकार की क्या दी गई है आपको? स्वतंत्रता प्रस्तावना में दी गई है। एक क्वेश्चन आपका ऐसा आ सकता है कि दंतविहीन व्याघ्र किसे कहा जाता है? दंत विहीन, बिना दांतों वाला वाघ। ठीक है, दंत विहीन व्याघ्र किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को दंत विहीन व्याघ्र कहा जाता है। के बाद आते हैं हम के एम मुंशी। मात्रा के एम मुंशी, इन्होंने कहा है कि जो राजनीतिक जन्म पत्री, राजनीतिक इन्हीं ने कहा है ना? हाँ यार, इन्हीं ने कहा है राजनीतिक जन्म पत्री, पॉलिटिकल होरोस्कोप। यह मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म पत्री के नाम से संबोधित किया है। फिर एक आते हैं हमारे ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव, इन्होंने संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा है। आपको पता है, मतलब इतना आपको पता है ना कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि किसने कहा। तो मैं ये चीज बता रहा हूँ, पॉइंट टू बी नोटेड यूर ऑनर। ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा है प्रस्तावना को। फिर थे हमारे भाई साहब CJI, मतलब भारत, क्या कहते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश गजेंद्र गढ़कर। गजेंद्र गढ़कर, इन्होंने क्या कहा है? प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी कहा है। मस्तिष्क की कुंजी कहा है। आई होप इतना क्लियर होगा। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम लगती है ना यार, बता दो कमेंट बॉक्स में। ठीक है। इसके बाद कुछ हमारे मुद्दे आ जाते हैं कि जो प्रस्तावना पढ़ने के बाद क्वेश्चन हमारे माइंड में मंडराते हैं कि क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है, क्या संविधान का भाग है। ठीक है, तो इन सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं संशोधनों की। तो कुछ केस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उनको आप नोट डाउन कीजिएगा। सबसे पहला आता है आपका बेरुवाड़ी संघ। बेरुवाड़ी संघवाद या संघ। ठीक है, बेरुवाड़ी मामला कहिएगा, बेरुवाड़ी संघ विवाद कहिएगा, कुछ भी कहिएगा। ये हुआ आपका 1960 में। मैं सीधा ही, मतलब एक्सप्लेनेशन के ऊपर आपको जाने की जरूरत नहीं है। बेरुवाड़ी संघ मामला 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने ये में याद रख लीजिएगा, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, उच्च न्यायालय कहते हैं हाई कोर्ट को, उच्चतम न्यायालय कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को। बिरुवाड़ी संघ मामला 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। नो, ठीक है, प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बिरुवाड़ी संघ मामला हुआ। फिर आपका आता है केशवानंद भारती मामला। सबने इसके बारे में सुन रखा होगा। केशवानंद मठ के जो ये थे, एक प्राचार्य, क्या कहते हैं, मठ के जो थे आचार्य थे, केशवानंद भारती मामला। ये हुआ आपका 1973। ठीक है, थोड़ा मैंने कहा ना, राइटिंग को मैनेज कर ली। इसमें कहा कि हाँ, प्रस्तावना क्या है, संविधान का भाग है, इसमें संशोधन हो सकता है। इसके बाद आता है आपका 1995 में हुआ था
LIC ऑफ इंडिया मामला हुआ था। इसमें कहा गया कि हाँ प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसके बाद आपका एक और केस होता है एस आर बम्बई केस। इसमें भी कहा गया कि हाँ प्रस्तावना संविधान का भाग है। फिर एक आता है आपका मिनर्वा मिल्स, जिसमें भी कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक है, अब हमारे सामने थोड़ा मतलब पूरा मैप जो है, रोड मैप क्लियर है। फिर भी हमारे सामने एक थोड़ा सा दुविधा, थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि एक मामले में उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का भाग नहीं है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि उच्चतम न्यायालय ने अपने किस निर्णय में कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, बिरुवाड़ी संघ मामला। ठीक है, तो इसमें आप जो केशवानंद भारती मामला हुआ, इसमें 13 जजों की जो बेंच थी वो बैठी थी। 7-6 इसमें थे कि 7 बहुमत, 7 जज बहुमत में थे, 6 बहुमत में नहीं थे। तो इसमें कहा गया यशवंत भारती मामला में संविधान की प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना संविधान का भाग है और यही जो है आज तक मान्य है। इसी में मूल ढांचे का क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया है, जो कि आज भी आपका काम कर रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों निष्कर्ष पे आए तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हाँ प्रस्तावना संविधान का अंग है भाई, भाग है। ठीक है, इसमें फिर दूसरा आता था कि संशोधन किया जा सकता है या नहीं। संशोधन भाई साहब हो सकता है, लेकिन एक शर्त है। शर्त ये है कि अगर इसमें कुछ मूल ढांचा पाया जाता है, या मूल ढांचा कहिए, मूल विशेषता कहिए, अगर वो पाई जाती है तो इसमें संशोधन नहीं होगा। मूल विशेषता जैसे समाजवाद, ठीक है, इन शब्दों को बदलने की कोशिश करें, समाजवाद, अखंडता, ऐसे शब्दों को बदलने की कोशिश करें तो भाई साहब वो नहीं होगा। उसके बाद बात करें कि जो आपको भी पता है, हमें भी पता है, आपको पता है 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 को, इसमें प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ, केवल एक बार आज तक प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। 3 शब्द जोड़े गए थे। वो कौन से जोड़े गए थे आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मुझे भी खुशी होगी यार। ठीक है, सभी खुशी रहने, मतलब सभी खुशी रहने चाहिए ना, सभी को खुशी मिलती रहनी चाहिए। बाकी ये थोड़ा सा था कि ये सारी चीजें मैंने बता रखी है जो यहाँ पे, कि सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया, मैंने बता दिया। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं, मैंने बता दिया। एन ए पालिकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है, ठीक है, ये मैंने कह दिया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, ये हो गया यार। प्रस्तावना के तत्व खुद पर लीजिएगा, ये सारी चीजें मैंने बता दी थी। ये चीज, एक और चीज बता दूं कि जो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को पूरे संविधान को लागू किया गया था। 1949 को भी संविधान लागू हुआ था। आर्टिकल 5, 6, 7 निर्वाचन आयोग संबंधित कुछ प्रावधान लागू हुए थे, ये हम कल की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। संविधान के भाग के रूप में प्रस्तावना मैंने कह दिया। ठीक है, निष्कर्ष क्या है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना में संशोधन की संभावना, प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है बशर्ते मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जाए। प्रस्तावना के मुख्य तत्व जो मैंने बता दिए, संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। तो यहाँ पे हमारी प्रस्तावना दोस्त पूरी तरह से खत्म हो जाती है। कुछ भी अगर आपको डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या आपको फिर पता ही है यार क्या करना है, ये नंबर है। ठीक है, इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पे नोट्स चाहिए, कुछ चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप इस नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट भी पिछली वीडियो में आपने किए थे, इस वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं। तो कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगता है यार, एक इंटरेक्शन बनती है। जैसे रिकॉर्डेड वीडियो है, इसमें आपके साथ मेरी कोई इंटरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो नहीं, आज की वीडियो में प्रस्तावना चलो यहीं पे खत्म कर देते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एक और वीडियो मैं शूट कर देता हूँ, वो बेसिक आपके क्लियर करने हैं उसमें। ठीक है, छोटी सी वीडियो होगी वो। ठीक है, कुछ भी डाउट है बताइएगा। धन्यवाद।